नमस्कार। मैं पंकज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज आप लोगों से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महाजनपद पर चर्चा करूंगा। सभी जनपदों में शासन का प्रकार एक सा नहीं था। कुछ राज्यों में राजतंत्रात्मक शासन था तो कुछ में गणतंत्र। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार पूर्व दिशा, मगध, कलिंग, बंग आदि के जो राजा हैं उनका साम्राज्य के लिए अभिषेक होता है और वे सम्राट कहलाते हैं। दक्षिण दिशा में जो सातवत यादव राज्य हैं वहाँ का शासन भोज्य है और शासक भोज कहे जाते हैं। पश्चिम दिशा सौराष्ट्र कक्ष सांची का शासन स्वराज और उसके शासक स्वराट कहलाते हैं। उत्तर दिशा में हिमालय के क्षेत्र में उत्तर कुरु, उत्तर मद्र आदि जो राज्य हैं वहाँ वैराज्य प्रणाली है और वहाँ के शासक विराट कहलाते हैं। मध्य देश कुरु, पांचाल, कौशल के राज्यों के शासक राजा कहे जाते हैं। इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में साम्राज्य, भोज्य, स्वराज, वैराज और राज इन 5 प्रकार की प्रणालियों का उल्लेख है। सम्राट शासक थे जो वंश कर्मानुगत होते हुए अपनी शक्ति के विस्तार के लिए अन्य राज्यों का मूल्योच्छेद करने को तत्पर रहते थे। भोज संभवतः उन राजाओं को कहते थे जो वंश कर्मानुगत न होकर कुछ निश्चित समय के लिए अपने पद पर नियुक्त होते थे। स्वराट वे शासक थे जिनकी स्थिति सामानों में ज्येष्ठ की होती थी। इन स्वराज्यों में कतिपय कुलीन श्रेणियों का शासन होता था और सब कुलों की स्थिति एक समान मानी जाती थी। संभवतः वैराज्य जनपद वे थे जिनमें कोई राजा नहीं होता था और जहां जनता अपना शासन स्वयं करती थी। कुरु, पांचाल आदि मध्य देश के जनपद राज्य कहलाते थे और वहां प्राचीन काल की परंपरागत शासन प्रणाली विद्यमान थी। राजतंत्र जहां राजा का पद वंशानुगत होता था के बारे में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि गंगा घाटी में अधिशेष उत्पादन एवं लौह तकनीक के आगमन से जिन बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हुई उन्हें करारोपण का आदि रूप निश्चित करने का मौका मिला और उन्होंने एक प्रकार की नौकरशाही को जन्म दिया। परिषद क्षेत्रीयता के विकास के साथ ही वैदिक कबायली संस्थाओं, सभा समिति, विदत इत्यादि का महत्व अब घट गया। बदलती परिस्थितियों में इन संस्थाओं के लिए अब कार्य करना कठिन हो गया। उत्तर वैदिक काल से इनकी जगह पर रत्निन का उदय हो रहा था जो प्रशासन में राजा की सहायता करते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से परिषद, मंत्री परिषद राजा को सलाह और सहायता देने के लिए संगठित की जाने लगी। परिषद के अतिरिक्त ब्राह्मण, प्रधान, पुरोहित भी राजा के सलाहकार बन गए। उन्हें परिषद में भी स्थान मिला। योग्य मंत्रियों की सहायता से राजा अब सुगमता पूर्वक प्रशासन चलाने लगे। नौकरशाही, परिषद के साथ साथ एक संगठित नौकरशाही का भी उदय इस युग में हुआ। राज्य के प्रमुख अधिकारियों का वर्ग महामात्र कहलाता था। कुछ राज्यों में प्रमुख अधिकारियों का वर्ग आयुक्त के नाम से भी जाना जाता था। इसी वर्ग से मंत्री, सेना नायक, प्रधान न्यायाधीश, कोषाध्यक्ष इत्यादि नियुक्त किए जाते थे। इन अधिकारियों का पद वंशानुगत नहीं था। ये प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते थे। अपने कार्यों के लिए ये राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। सेना, साम्राज्यवाद के उदय के साथ ही राज्य की सुरक्षा और विजय प्राप्त करने के लिए सेना रखना आवश्यक हो गया। सेना नायक या सेनापति सैनिक मामलों का प्रधान होता था। नंदों के समय मगध की सेना में करीब 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल सैनिक, 2,000 युद्ध रथ और 4,000 गज सेना की टुकड़ी थी। राजस्व, राज्य की आमदनी का मुख्य साधन भूमि कर था जो उपज का 1/6 भाग होता था।
इसके अतिरिक्त उद्योग धंधों एवं व्यापार पर चुंगी लगती थी, जो एक राजस्व का साधन थी। राजा को उपहार, नजराना और भेंट बलि भी मिलती थी। कर एकत्र करने एवं खजाने की देखभाल के लिए भागदूध और भंडागारिक, शौल्किक जैसे अधिकारी थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय को कर नहीं देना पड़ता था। राज्य बेगार भी लेता था। न्याय, कबायली कानूनों की जगह अब वर्ण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए गए। वर्ण व्यवस्था के पालन पर जोर दिया जाता था। यदि नीचे वर्ण वाले ऊंचे वर्ण वालों के साथ अपराध करते थे तो उन्हें कठोर दंड मिलता था, परंतु अगर उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण के व्यक्ति के साथ वही अपराध करता था तो उसे हल्की सजा दी जाती थी। वर्णों की व्यवस्था कठोर हो गई थी तथा वर्णों का आधार कर्म न होकर जाति आधारित हो गया था। राजा न्याय का प्रधान था। न्याय व्यवस्था के लिए राज्य की तरफ से न्याय करने वाले पदाधिकारियों की नियुक्ति होती थी, जो अपराधों की रोकथाम और दंड देने का काम करते थे। अपराधियों को कड़ी सजा दी जाती थी। ग्राम व्यवस्था, लगान वसूली की समुचित व्यवस्था के लिए ग्राम प्रशासन का भी संगठन हुआ। ग्राम प्रशासन का प्रधान ग्राम भोजक, ग्रामीणी या ग्रामिक कहा जाता था। इनका कार्य ग्रामों से कर वसूल कर राजा तक पहुंचाना और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना था। राजतंत्रों की यह प्रशासनिक व्यवस्था मौर्य प्रशासन के स्थापना के पूर्व तक चलती रही। गणराज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था, गणराज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था राजतंत्र से अलग थी। दोनों में मुख्य विभेद यह था कि राजतंत्रों में शासन का प्रधान वंशानुगत राजा होता था, जो सिद्धांततः स्वेच्छाचारी ढंग से शासन करता था। इसके विपरीत गणतंत्रीय व्यवस्था में निर्वाचित राजा कुलीनों के सहयोग से और उनके नियंत्रण में कार्य करता था। दोनों व्यवस्थाओं में कुछ अन्य अंतर भी मौजूद था। राजतंत्र में राजस्व प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ राजा को ही था। सेना भी वही रख सकता था। इन पर राजा का एकाधिकार था, परंतु गणतंत्रों में ऐसी बात नहीं थी। गण के प्रमुख व्यक्ति भी राजा की उपाधि धारण करते थे और राजस्व वसूल करते थे। अपना खजाना एवं अपनी सेना रखते थे। लिच्छवियों के बीच यही परंपरा थी। एक प्रकार से प्राचीन भारतीय गणतंत्र वास्तविक अर्थ में कुलीन तंत्र थे, जहां जनता सीधे प्रशासन में भाग नहीं लेती थी, बल्कि कुलीनों का वर्ग ही प्रशासनिक व्यवस्था संभालता था। गणतंत्रों में ब्राह्मणों की भूमिका गौण थी। शाक्य गणतंत्र में निर्वाचित राजा शासन का प्रधान होता था। राजकीय कार्य में सहायता देने के लिए एक परिषद होती थी। परिषद में सिर्फ कुलीनों को ही स्थान दिया जाता था। संभवतः यही परिषद राजा का भी चुनाव करती थी। राजा इस परिषद की सहमति लिए बिना राज्य से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता था। ललित विस्तार से ज्ञात होता है कि शाक्यों की परिषद में 500 सदस्य थे। शाक्य सच्चरित्रता पर बल देते थे और स्त्रियों का सम्मान करते थे। उन्हें अपने रक्त की शुद्धता पर गर्व था, इसलिए शाक्यों ने बाहरी लोगों से वैवाहिक संबंध बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लिच्छवीगण, शाक्यों की प्रशासनिक व्यवस्था से अपेक्षाकृत अधिक जानकारी वैशाली के लिच्छवियों के विषय में प्राप्त होती है। लिच्छवी बज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। उनकी राजधानी वैशाली में थी। शाक्यों की तरह लिच्छवियों की भी एक राष्ट्रीय परिषद थी, जिसके सदस्यों की संख्या 7,707 थी। इन्हीं सदस्यों में से बारी बारी से राजा, उपराजा, सेनानी और भंडागारिक बहाल किए जाते थे। गण की कार्यपालिका का अध्यक्ष राजा का निर्वाचन किया जाता था।
शासन प्रबंध सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। उपराजा उप प्रधान होते थे। सेनापति सैन्य शक्ति का संचालक होता था। भंडागारिक कोषाध्यक्ष का काम करता था। राष्ट्रीय परिषद का स्वरूप केंद्रीय व्यवस्थापिका के समान था। राज्य के प्रमुख 4 पदाधिकारी कार्यकारिणी के प्रतिरूप थे। वास्तविक सत्ता केंद्रीय परिषद के हाथ में निहित थी। बहुमत या सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते थे। किसी प्रश्न पर मतभेद होने की स्थिति में मत संग्रह भी करवाए जाते थे। लिच्छवियों की न्यायिक व्यवस्था की प्रशंसा पाली साहित्य में खूब की गई है। नागरिकों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता की सुरक्षा के पूर्ण उपाय किए गए थे। किसी भी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं माना जा सकता था जब तक उसे न्यायालय दोषी सिद्ध नहीं कर देते। अगर एक भी न्यायालय किसी व्यक्ति को निर्दोष करार देता था तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता था। अपराधियों को सजा निश्चित कानून के अनुसार ही दी जाती थी, मनमाने ढंग से नहीं। लिच्छवियों के कई गुणों जैसे बड़ों का सम्मान, एकता, प्राचीन परंपराओं का पालन, वाद विवाद आदि का गौतम बुद्ध ने उल्लेख किया है। इन्हीं विशेषताओं के बल पर लिच्छवी लंबे अरसे तक अपनी सुदृढ़ स्थिति बनाए रख सके। धन्यवाद।